डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ ऑफ गियर, फेस विड्थ ऑफ गियर। इसने ये सभी एग्जाम्पल्स मान के अपना एनालिसिस दिया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला हमको जहां मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमको बैकवर्ड कर्व वेंस में मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलती है। एलवी वाइंडिंग, तो इसी दो मेन क्लासिफिकेशन पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। एचवी वाइंडिंग एंड एलवी वाइंडिंग के बेस पे हम यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक। तो फ्रेंड, हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपका DDA JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 4। मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी आप सभी लोगों को मैंने अपलोड कर दिया है इसका वीडियो। आई होप आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। आप सभी को पता है आपका DDA JEE में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जिसमें से 40 आपके इलेक्ट्रिकल के होते हैं और 40 आपके मैकेनिकल के होते हैं। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक सॉल्व मैंने आप सभी लोगों को प्रॉपर दे दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको इन सभी पेपर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लीज़ जाके आप सभी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको उन सभी वीडियो से एग्जाम में हेल्प भी होगी। तो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी लोगों के लिए देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और जो बच्चे यहाँ पे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और जितना मैक्सिमम हो सके फ्रेंड, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड, चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 33 होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, ए सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द करंट थ्रू ए सर्टेन ब्रांच ऑफ VTH 10 वोल्ट एंड RTH 20 ओम, द करंट थ्रू द ब्रांच। तो यहाँ पे आपको थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपको थेवेनिन्स की एक थ्योरम होती है, अगर वो आपको पता है बिजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थेवेनिन्स का थ्योरम आपसे क्या बोलता है। थेवेनिन्स का थ्योरम आपसे बोलता है कि कोई अगर लीनियर सर्किट है जिसमें सेवरल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज और एक सिंगल रेजिस्टेंस से अक्रॉस द सर्किट, एंड वोल्टेज विल बी इन अ सीरीज। ठीक है, ये आपका थेवेनिन्स का थ्योरम होता है कि अगर हमारी कोई भी लीनियर सर्किट, मान लीजिए हमारी कोई सेवरल सर्किट, अगर मैं आपको इसको फिगर की हेल्प से अगर मैं इस थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूं, तो देखिए अगर कोई यहाँ पे सेवरल सर्किट लगी, ठीक है, ये मतलब आपका सेवरल EMF है, ये आपका कोई सेवरल EMF एंड वोल्टेजेस लगे हुए, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आपका कनेक्टेड है क्रॉस A एंड B के। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका RL लगा हुआ है कोई लाइन में। ठीक है, अगर इसको हमने अगर चेंज किया विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, एक आपका सिंगल सीरीज ऑफ वोल्टेज एंड सिंगल रेजिस्टेंस में। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ये आपका एक सिंगल वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा RTH। इसको हम बोलते हैं RTH और इसको हम बोलते हैं VTH। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस थ्योरम की हेल्प से चेंज किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RTH और ये आपका हो जाएगा VTH, और यहाँ पे आपका एक RL आ जाएगा अक्रॉस द, ये आपका मान लीजिए RL हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये आपका RL हो जाएगा अक्रॉस द सर्किट A एंड B। तो ये आपका थ्योरम हो गया। अब अगर हम सवाल की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है VTH इज 10 वोल्ट एंड RTH इज 20 ओम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है VTH आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट और आपको RTH कितना दिया हुआ है, आपको RTH दिया हुआ है 20 ओम। तो इसको हम सिंपल फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जिसको हम सब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है I का फॉर्मूला होता है V/R। तो ये VTH हो जाएगा, अपॉन में ये आपका RTH हो जाएगा और प्लस आपका R हो जाएगा। ठीक है, आपको V की वैल्यू दिया हुआ है और R की वैल्यू दिया हुआ है। हम इस जो यहाँ पे एक्स्ट्रा R है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू 10 रख देंगे, इसके 20 रख देंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10/20 प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा जब ये आपका R 0 के बराबर होगा, और दूसरा केस बनेगा जब ये आपका R 0 से अधिक होगा। ठीक है, यहाँ दो ही केस बनेगा, या तो आपका ये रेजिस्टेंस 0 ओम होगा या तो आपका 0 से अधिक होगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं हमारा R 0 है,
ठीक है। हमारा आर अगर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 10/20 मतलब 0.5, ठीक है। ये आपको फर्स्ट केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा आपका, अगर आर की वैल्यू 1 से मतलब 0 से अधिक है तब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 10/20 प्लस कुछ और यहाँ पे वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू हमेशा जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अधिक हो जाएगा, ठीक है, जब अधिक हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 से कम रहेगी। ये इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 से कम रहेगी। अब आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए देखिए, आपसे पूछा द करंट थ्रू द ब्रांच, ब्रांच से जो हमारा करंट आएगा, जो हमारा ब्रांच से करंट आएगा वो क्या रहेगा, विल ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन 0.5, विल ऑलवेज बी 0.5, विल ऑलवेज बी लेस देन 0.5 या मे बी 0.5 और मोर और लेस। तो देखिए यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपका 0.5 होगा या आपका 0.5 से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको सही मिल रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको इस थ्योरम से और इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0.5 और लेस देन 0.5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 रहने वाला है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, विच टाइप ऑफ गवर्नर इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन ग्रामोफोन्स फॉर एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ टर्न टेबल। तो इसमें आपको गवर्नर के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वॉट गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर। तो मैं यहाँ पे अभी आपको जितने भी गवर्नर के टाइप्स होते हैं, जितने से जो भी एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके गवर्नर के मेन टाइप क्या होते हैं और हम अपना ग्रामोफोन में कौन सा गवर्नर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ गवर्नर्स की बात करें तो गवर्नर्स में आपके 2 मेन टाइप होते हैं। पहला आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और दूसरा आपका होता है इनर्शिया गवर्नर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इनर्शिया गवर्नर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी मैक्सिमम गवर्नर्स यहाँ पे हैं आपके सब्जेक्ट में, आपके थ्योरी में जितने भी गवर्नर्स हैं वो सभी आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स, और आपके जेई में भी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो आपके एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है कि हम कौन सा गवर्नर इस्तेमाल करते हैं ग्रामोफोन्स में, तो इसको याद रखिएगा, हम लोग पिकरिंग गवर्नर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग पिकरिंग गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं इन ग्रामोफोन्स में। तो ये आपको यहाँ पे आंसर हो गया। लेकिन आपको जितने भी जो एग्जाम क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको इस गवर्नर का जो आपको टेबल बताऊंगा उसी में से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क भी दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो भी आपका सही होगा प्लीज आप मुझको एक बार दे दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको भी याद रहेगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें पहला अपना सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो हमारा होता है, इसको हम बेसिकली 2 मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है पेंडुलम टाइप और दूसरा आपका होता है लोडेड टाइप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको आप लोग याद रखिए, पहला आपका होता है पेंडुलम टाइप, पहला आपका होता है पेंडुलम टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और दूसरा आपका होता है लोडेड टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, लोडेड टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है। अब हमने इसका पहले 2 मेन पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया। ध्यान से देखिएगा, आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब आता है हमारा पेंडुलम टाइप। तो जो आप पेंडुलम टाइप गवर्नर होता है, ये बस खाली एक गवर्नर होता है, वाट गवर्नर। ये आपका बस एक गवर्नर होता है, वाट गवर्नर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड कि आपका जो वाट गवर्नर होता है वो कौन से टाइप का गवर्नर होता है, पेंडुलम टाइप होता है, लोडेड टाइप होता है, स्प्रिंग टाइप होता है या नन ऑफ दिस। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वाट गवर्नर हमारा किसके अंडर में आता है। तो ये आपका पेंडुलम टाइप के अंडर में आता है और पेंडुलम आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप के अंडर में आता है। अब हम आते हैं लोडेड टाइप में। तो लोडेड टाइप में आपके यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है डेड वेट, दूसरा आपका होता है स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपके 2 आते हैं, ये आपका लोड है तो आपके 2 लोड इसमें आते हैं। पहला आपका होता है डेड वेट, पहला आपका होता है डेड वेट, दूसरा आपका होता है स्प्रिंग कंट्रोल्ड, दूसरा आपका होता है स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो मैं भी आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा वो लास्ट ईयर एक जे में क्वेश्चन आया हुआ है। प्लीज उस क्वेश्चन का आप जब इसको देख लेंगे तो आपको इजीली उस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर आप लोग टाइप कर दिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डेड वेट की तो आपका डेड वेट में 2 आता है। पहला आपका आता है पोर्टर गवर्नर, दूसरा आपका आता है प्रोवेल गवर्नर। पहला आपका आता है पोर्टर गवर्नर और दूसरा आपका आता है प्रोवेल गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर, ठीक है।
पहला आपका आता है पोर्टर गवर्नर, दूसरा आपका होता है प्रोवेल गवर्नर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोर्टर गवर्नर और आपका वार्ड गवर्नर, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जेईई पेपर में। पोर्टर गवर्नर आपका आता है डेड वेट टाइप गवर्नर में, और उसके अंडर में आता है आपका लोडेड टाइप गवर्नर में, उसके अंडर में आपका आता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में, ठीक है। प्रोवेल और पोर्टर आपका डेड वेट टाइप गवर्नर होते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर का। तो जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है, इसमें आपके बेसिकली 4 गवर्नर इसमें आपके होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सबसे फेमस 4 गवर्नर यही आपके होते हैं स्प्रिंग कंट्रोल टाइप में, ठीक है। पहला आपका होता है, यहाँ पे होता है हार्टनल गवर्नर, हार्टनल गवर्नर। दूसरा आपका होता है हार्टंग गवर्नर, हार्टंग गवर्नर। तीसरा आपका होता है विल्सन हार्टनल गवर्नर। और चौथा यहाँ पे आपका होता है पिकरिंग गवर्नर, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 4 गवर्नर होते हैं आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में। ये आपको एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था कि हमारा ग्रामोफोन में कौन सा गवर्नर इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामोफोन में हम पिकरिंग गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका एक स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, हार्टंग, विल्सन हार्टनल और पिकरिंग गवर्नर आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में आता है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर जितने भी क्वेश्चन जेईई में बन सकते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपका बी वाला आंसर था, पिकरिंग गवर्नर। अब देखिए आपको सामने 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है इसमें से हमारा जो हमारा हार्टनल गवर्नर है, इसको हमने किसके अंदर में है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इनर्शिया टाइप गवर्नर में, पेंडुलम टाइप गवर्नर में, सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर में, या डेड वेट टाइप गवर्नर में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। इसमें से कौन सा आपका स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है, हार्टनल, हार्टंग, पिकरिंग, विल्सन हार्टनल, ये ऑल ऑफ दिस। ये आपका जेईई में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लेविस इक्वेशन ऑफ टूथेड गियरिंग द लोड WT एक्ट्स ऑन। तो पहले अगर आपको लेविस इक्वेशन पता होगा या लेविस एनालिसिस पता होगा टूथ गियर में, आप इजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बोल रहा है कि जो हमारा लेविस इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा WT लोड होता है वो कहाँ लगता है, फेस ऑफ द टूथ पे, टिप ऑफ द टूथ पे, रूट ऑफ द टूथ पे, या पिच पॉइंट पे। तो पहले अगर हम बात करें WT लोड की, तो WT यहाँ पे आपका होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए गियर का टूथ बना दिया, ठीक है। ये आपका गियर का टूथ का डायग्राम है, और उसमें मैंने यहाँ पे आपको रेडियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट और आपका यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, ठीक है। ये सभी आपका मिलता है कहाँ पे, जो आपकी टेंजेंट लाइन होती है बेस सर्किल पे, जो आपकी बेस सर्किल पे जो आपके एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सभी वहाँ पे आके कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेविस एनालिसिस की बात करूँ, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम लेविस एनालिसिस की बात करते हैं, लेविस की जो आपका इक्वेशन था या लेविस की जो आपकी एनालिसिस थी, इसने क्या एजम्पशंस लेके किस चीज़ पे एनालिसिस किया था। तो इसने पहला माना था कि जो हमारा गियर का टूथ होता है वो एज ए कैंटिलीवर बीम होती है। जो हमारी कैंटिलीवर बीम ऐसी होती है ना, ये हमारी एक दीवार फिक्स होती है, ये हमारी एक बीम होती है, इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो लेविस ने जब अपना थ्योरम दिया या जो अपना एनालिसिस किया था, उसने माना था कि हमारा गियर टूथ जो होता है कैंटिलीवर बीम होता है। मतलब इसने क्या किया, गियर टूथ को ट्रीट किया, गियर टूथ ट्रीटेड एज कैंटिलीवर बीम, इसने पहले एजम्पशन ये किया, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया कि जो आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है WT, जो आपका लोड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसने ये माना कि उसकी वजह से आपका गियर का जो टूथ है उस पर वहाँ बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है। ये इसने 2 चीज़ माना। इसने सेकेंड क्या माना, इसने ये माना कि जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है WT, इससे क्या हो रहा है, इट कॉजेज द बेंडिंग मूवमेंट about the base of tooth। तो इसने 2 चीज़ें यहाँ पे, इसने लेविस एनालिसिस ने यहाँ पे 2 चीज़ें मानी थी। पहले इसने ये मानी कि जो हमारा गियर का टूथ है उसने इसको कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट किया था। दूसरा इसने ये माना कि जो हमारा WT, जो हमारा टेंजेंशियल लोड है, इसकी वजह से गियर के बेस के टूथ पे, गियर का जो हमारा टूथ है उसके बेस पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। इसने ये चीज़ 2 चीज़ मानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लेविस इक्वेशन फॉर टूथ गियरिंग द लोड WT एक्ट्स ऑन। जो हमारी
लोड है WT वो कहाँ पे एक्ट करता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला दिया है फेस ऑफ द टूथ, टिप ऑफ द टूथ, रूट या पिच पॉइंट। तो फिर ध्यान रखिएगा जो ये आपका WR है ये आपका रेडियल कंपोनेंट है, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो जो आपका WR ये आपका रेडियल कंपोनेंट है, इससे जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है इसको यहाँ पे इसने निगलेक्ट किया, इसको यहाँ पे इसने नेगलेक्ट किया है। ठीक है, इसने यहाँ पे लेविस ने इसको निगलेक्ट किया, ये इसका एजम्पशन था। दूसरा इसका एजम्पशन ये था कि जो हमारा WT, अब जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसका एजम्पशन ये था कि हमारा WT जो होता है फेस ऑफ विथ, ये हमारा लगता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ ऑफ गियर, फेस विड्थ ऑफ गियर। इसने ये सभी एजम्पशंस मान के अपना एनालिसिस दिया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, WT एक्ट्स ऑन द फेस ऑफ द टूथ। क्योंकि जो लेविस ने एजम्पशंस माने थे उसने ये एजम्पशन माना था कि जो हमारा रेडियल कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं WR, वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस यहाँ पे लगा रहा है उसको उसने निगलेक्ट कर दिया था। दूसरा इसने ये बोला था कि जो हमारा टेंजेंशियल लोड है वो हमारा टूथ के विड्थ के जो फेस है उसके पूरा उसके ऊपर मतलब पूरा उसके फेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा भी था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। इसी को हम बोलते हैं अपना गियर टूथ का लेविस इक्वेशन। आई होप मैंने यहाँ पे आपको इस फिगर की हेल्प से और जो इसका कॉन्सेप्ट था उससे मैंने आपको यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे इन द गिवन सर्किट व्यूड फ्रॉम AB। ये आपको एक सर्किट दिया हुआ क्वेश्चन में, बोला द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड टू एन इक्विवेलेंट सर्किट एज। तो ये आपको एक सर्किट दिया जिसमें आपको दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम का 4 ओम का, आपको दो वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट का और 5 वोल्ट का। अब बोल रहा है इसको अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करेंगे तो वहां पे आपकी RTH की वैल्यू और VTH की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है जहाँ पे आपको 1 वोल्ट 10 ओम, 7 वोल्ट 2.4 ओम, 5 वोल्ट 10 ओम, 15 वोल्ट 2.4 ओम। तो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वहाँ मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, जो आपका थ्योरम था आपका थेवेनिन्स का थ्योरम जो था, उसी की हेल्प से यहाँ पे हम इसका ऑप्शन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम थेवेनिन्स की थ्योरम की बात करेंगे उसमें हम कोई भी कितने भी सेवरल EMF के सेवरल वोल्टेज या रेजिस्टेंस सर्किट हो उसको हम पैरेलल जोड़ के यहाँ पे हम उसको एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर हम RTH निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम RTH हमको निकालना है, हमको यहाँ पे RTH निकालना है और यहाँ पे हमको VTH निकालना है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको V1 दिया है, आपको V2 दिया है, आपको R1 दिया है, आपको R2 दिया है। अब अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, हम इसको यहाँ मानेंगे कि आपका जो वोल्टेज लगा है वो आपका पैरेलल में लगा है। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस लगा है वो आपका पैरेलल में लगा, तो यहाँ पे 6 ओम को और आपका 4 ओम को यहाँ पे हम पैरेलल में मान लेंगे, इसको हम पैरेलल सर्किट में मानेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल से पैरेलल मान लेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 6 × 4 अपॉन में 6 + 4, ये आपका हो जाएगा 2.4 ओम। यहाँ पे आपका RTH की वैल्यू आगे 2.4 ओम। अब अगर आपको ऑप्शन में 2.4 ओम मिल गया होगा तो यहाँ पे उसका आंसर 2.4 ओम हो जाएगा। बट अभी आपको निकालना है क्या, VTH। यहाँ पे अब आपको VTH भी निकालना होगा। ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D देखिए 2.4 ओम यहाँ पे आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपको वोल्टेज भी निकालना है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला भी सिंपल फॉर्मूला है, इसका भी कुछ नहीं करना है। इसको आपको VTH, यहाँ पे आपको क्या करना है, VTH निकालना है। ठीक, यहाँ पे आपको इसका VTH निकालना है और आपको यहाँ पे RTH निकालना है। RTH हमने यहाँ पे निकाल लिया। VTH निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, VTH माइनस यहाँ पे 10, ये आपको 10 दिया हुआ है, ये आपका 10 हो जाएगा। VTH माइनस 10 अपॉन में 6, यहाँ पे 6 दिया हुआ है 6 ओम। उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, फिर VTH माइनस आपका 5, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट दिया हुआ है, VTH माइनस 5 अपॉन में यहाँ पे आपको 4 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 VTH इक्वल टू 35 और आपको यहाँ पे VTH की वैल्यू मिल जाएगी 7 वोल्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया, VTH मिल गया आपको 7 वोल्ट और RTH आपको मिल गया 2.4 ओम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपको सही दिया हुआ है 7 वोल्ट एंड 2.4 ओम। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका B वाला सही हो जाएगा। आई होप मैंने आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10
and 40 are mutually coupled, what is the maximum possible mutual inductance? तो फ्रेंड यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है, तो इसको हम L1 L2 मान लेंगे, ठीक है। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस मतलब L होता है, तो L1 आपका 10 दिया, L2 आपको 40 दिया हुआ है। बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला होता है M = K √ L1 L2। तो मैं आप लोगों के लिए ये ऑप्शन इसको सॉल्व करता हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। देखिए मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड आपको। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे L1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है और L2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। L1 आपको दिया हुआ है 10 और L2 आपको दिया हुआ है 40, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया इसका, आपसे पूछता है मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फॉर्मूला इसका होता है म्यूचुअल K √ L1 और L2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आप बोलेंगे L1 L2 तो आपके पास दिया हुआ है लेकिन आपको K नहीं दिया हुआ, लेकिन आपसे बोला है मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो K की वैल्यू जो होती है हमारी वो वेरी करती है कहाँ से, 0 to 1। K वेरी करता है हमारा 0 to 1, लेकिन आपसे मैक्सिमम बोल दिया है तो मैक्सिमम केस में हम K की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम के लिए K की वैल्यू 1 मान लेंगे और M निकालेंगे, तो M = हो जाएगा 1 √ L1 L2 10 × 40। इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 mH, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ 20 mH। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स आर यूज्ड इन एक्सियल फ्लो पंप, वेन पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 38 होने वाला है। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा वेन इस्तेमाल करते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या रेडियल। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ कि हमारा जो बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होता है, जो हमारा बैकवर्ड वाली कर्व्ड वेन्स होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब रीजन है कि हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पे। हमारे पास 3 वेन्स होती हैं, उन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। मैं आपको फिगर की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई आपका बेस लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपको कोई पंप हो गया एक, ये आपका हो गया दूसरा और ये आपका हो गया तीसरा पंप, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए 3 पंप ड्रॉ कर दिए। पहला मान लेते हैं ये आपका जो है ये पंप इधर घूम रहा है, ये पंप आपका ऐसे घूम रहा है, ये पंप आपका ऐसे, मतलब सभी पंप आपका सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। अब जब अगर मैं आपको यहाँ पे वेन का फिगर ड्रॉ करूँ तो देखिए वेन का फिगर यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगा। अगर ये पंप इधर घूम रहा है, ये पंप इधर घूम रहा है, ये भी आपका इधर घूम रहा है और ये भी आपका इधर घूम रहा है। पहली बात आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में बैकवर्ड कर्व्ड वेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस सही पंप उधर घूम रहे हैं। अब वेन्स की बात करते हैं। हमारा वेन्स, ये हमारा वेन्स है, ये हमारा वेन्स का डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कर्व्ड वेन। ये हमारी होती है फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स, ये हमारी होती है फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसका वेन का वो देखिए, जो वेन का यहाँ पे कर्व है वो ऐसे बना हुआ है, फ्लो के उसी में बना हुआ है, डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कर्व्ड वेन। अब अगर इसको स्ट्रेट बनाते हैं, आपकी वेन अगर स्ट्रेट हो जाएंगी, ये आपकी स्ट्रेट वेन हो गई, इसको हम बोलते हैं रेडियल वेन्स, इसको हम बोलते हैं रेडियल वेन्स। ये अपन की होती है रेडियल वेन्स, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी आपकी होती है डायरेक्शन उधर, लेकिन आपका ब्लेड का कर्व ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपका ब्लेड का कर्व ऐसे बना हुआ है, ये आपका ऐसे बना हुआ, मतलब बैकवर्ड साइड में आपका ब्लेड का कर्व बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड कर्व्ड वेन। ये आपकी होती है बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, ठीक है। ये आपकी हो गई 3 वेन्स। एग्जाम में यही पूछा है आपसे कि बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किस पंप में यूज करते हैं, तो इसको हम आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि आखिर हमारे पास 3 वेन्स होती हैं, आखिर हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल इतना क्यों करते हैं। देखिए सिंपल सा डायरेक्ट सा इसका क्या रीजन है। जो हमारी फैन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है फैन की, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो फैन है, तो
अगर हम फॉरवर्ड कर्व वेन की बात करें या रेडियल में बात करें, अगर हम तीनों में बात करें, तो सबसे अधिक जो हमको एफिशिएंसी मिलती है वो हमको बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स में सबसे अधिक हमको एफिशिएंसी मिलती है। वो कहाँ तक जा सकती है फ्रेंड? बैकवर्ड वाले केस में हमको 90% तक हम इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर रेडियल होगा तो इसको हम 80% तक अचीव कर सकते हैं एफिशिएंसी को, और अगर फॉरवर्ड होगा यहाँ पे हम इसको 70% तक एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। तो हमको जहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमको बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलती है। अब एक फेमस क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, सबसे फेमस क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि फॉर सेम कैपेसिटी एंड प्रेशर राइज, मतलब क्या होता है? फॉर सेम कैपेसिटी एंड प्रेशर राइज, हम सेम कैपेसिटी और प्रेशर हमको चाहिए तो हम किस वेन का इस्तेमाल करते हैं? मैंने बताया आपको बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स लेस पावर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि बहुत ही कम पावर में आपको इसका आंसर आपको अच्छी खासी एफिशिएंसी मिल जाती है। तो हम इसीलिए बैकवर्ड कर्व्ड वेन का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। आई होप यहाँ पे आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा। क्वेश्चन आज पूछता है ए मिलिंग कटर, आपको एक, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। आपको एक मिलिंग कटर दिया हुआ है, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है आपसे एक मिलिंग कटर है, उसमें 8 नंबर ऑफ टीथ हैं, ठीक है। उसमें जो आपका मिलिंग कटर में जो नंबर ऑफ टीथ है वो 8 दिया हुआ है, और पूछता है उसका रोटेटिंग एट 200 RPM इफ द फीड पर टूथ इज 0.1 mm, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो आपको सभी कुछ दे दिया, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन से डर जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 39 क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला आपका होता है, आपसे स्पीड पूछा है v = f × n × t, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम अगर f की बात करें, f आपको एग्जाम में दिया हुआ है 0.1 mm, ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं फीड पर टूथ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपको n भी एग्जाम में दिया, आपको n दिया हुआ कितना, n आपको दिया हुआ है फ्रेंड 200 RPM, ये 200 RPM आपको n दिया हुआ है, ये आपका RPM होता है। t आपको कितना दिया, t आपको दिया हुआ है कितना, नंबर ऑफ टीथ, ये आपको दिया हुआ 8 टीथ, ये आपका होता है नंबर ऑफ टीथ। तो आपको सभी कुछ दिया हुआ है 0.1, 200 और 8। आप फॉर्मूला रखिए v = 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 8, आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिल जाएगा 160 mm पर मिनट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही था, 160 mm पर मिनट, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे द मेजर डिफिकल्टी ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम इज ड्यू टू इट्स, मतलब आप सभी को पता होगा कि हम एल्युमिनियम को बहुत ही मुश्किल से वेल्डिंग कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक वेल्डिंग की भी यहाँ पे आपका आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पे क्यों करते हैं, मतलब क्यों डिफिकल्ट होता है? पहला है आपका हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट या लो डेंसिटी। तो आप लोग इसका आंसर प्लीज सोचिए कि आपको क्या लगता है कि हम एल्युमिनियम की हमको वेल्डिंग करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। फ्रेंड प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन की एफिनिटी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है? जो आपकी हाई एफिनिटी होती है, जो हमारा एल्युमिनियम होता है, हाई एफिनिटी ऑफ एल्युमिनियम विद एटमॉस्फेरिक गैसेज, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं उससे जो है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे इंक्रीज कर देती है क्या, जो हमारे क्या करती है, इंक्रीज करती है टेंडेंसी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जिससे हमारा ऑक्साइड बन जाता है और हम एल्युमिनियम की वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए जब भी हम एल्युमिनियम की वेल्डिंग करें तो उसको हम किसी इनर्ट गैस से सील्ड कर दें, इनर्ट गैस से उसको हम सील्ड कर देंगे तो जो बाहर के एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होना बच जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला सही था, हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी की वजह से यहाँ पे आपका एल्युमिनियम की वेल्डिंग करना डिफिकल्ट होता है। तो इसी की वेल्डिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे आपका निकाला गया है
गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं कौन सी वेल्डिंग, GTAW, या इसी का अगला नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG। टिग वेल्डिंग का आविष्कार एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए ही किया था। ये सेम क्वेश्चन आपका जेईई में हर बार रिपीट होता है कि एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए हम टिग वेल्डिंग या GTAW वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। क्वेश्चन आज पूछता है 2 वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर डिजाइंड एज, जो आपके ट्रांसफार्मर होती है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, उसको हम कैसे डिजाइन किए हैं, प्राइमरी एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, HV एंड LV मतलब हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंडरी एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, या प्राइमरी एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो फ्रेंड देखिए अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एक स्टैटिक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं। उसी के बेस पे यहाँ पे आपका 2 टाइप का ट्रांसफार्मर बनाया गया। पहला आपका बनाया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें हम वोल्टेज को अप करते हैं, दूसरा आपको बनाया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें हम वोल्टेज को डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फिगर मैंने बना दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपका हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये आपका हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हैं, जब वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड इज स्मॉलर देन द सेकेंडरी, जब आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी से स्मॉलर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब हमारा प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है HV एंड LV वाइंडिंग, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ है, जो वाइंडिंग हायर वोल्टेज पे होती है उसको हम बोलते हैं HV वाइंडिंग, चाहे ये वाइंडिंग हो चाहे ये वाइंडिंग हो। ठीक है, मतलब HV जो वाइंडिंग हमारी हायर साइड होती है, जो हमारी हायर साइड की वोल्टेज की वाइंडिंग होती है, हायर साइड वाइंडिंग मतलब हायर साइड जो हमारी वोल्टेज की वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं HV वाइंडिंग। और सिमिलरली जो हमारी लोअर साइड की जो हमारी वाइंडिंग होती है, लोअर साइड की जो हमारी वाइंडिंग होती है वोल्टेज की, उसको हम बोलते हैं LV वाइंडिंग। तो इसी 2 मेन क्लासिफिकेशन पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, HV वाइंडिंग एंड LV वाइंडिंग के बेस पे हम यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, HV एंड LV वाइंडिंग्स। ठीक है, मतलब जो हमारा हायर साइड वाइंडिंग होती है वोल्टेज की, इसीलिए उसको हम बोलते हैं HV या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और लोअर साइड वाले को बोलते हैं LV मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका ऑप्शन B वाला क्यों सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन आज पूछता है इम्पीडेंस डिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका जो इम्पीडेंस डिले होता है बेसिकली ये आपका डिस्टेंस डिले का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस डिले में 3 मेन होते हैं डिले। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे तीनों डिले एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, और क्या पता आने वाले एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन आज पूछा है, बोल रहा है इम्पीडेंस डिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इन मीडियम सॉल्ट बोथ लॉन्ग ट्रांसमिशन एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन या बोथ। देखिए जो आपका ये पार्ट है ये आपका डिस्टेंस डिले का पार्ट है। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस डिले का पार्ट है, डिस्टेंस डिले का पार्ट है। डिस्टेंस डिले में आपके 3 होते हैं। पहला आपका होता है इम्पीडेंस डिले, पहला आपका होता है इम्पीडेंस डिले। ठीक है, यह पहला हो गया आपका। दूसरा फ्रेंड्स आपका होता है रिएक्टेंस डिले, रिएक्टेंस डिले। और थर्ड आपका फ्रेंड यहाँ पे होता है मो डिले, MH, इसको हम बोलते हैं मो डिले। ठीक है, तो इन तीनों को मैं आपको बता दूंगा। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आपसे इम्पीडेंस डिले में, क्या पता अगली बार आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ ले या इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो क्वेश्चन पूछता है इम्पीडेंस डिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट मतलब किस ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा डिले यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो हमारा इम्पीडेंस डिले होता है, जो हमारा इम्पीडेंस डिले होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हमारा जो आपका रिएक्टेंस का डिले होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन। और जो ये आपका लास्ट बचा मो बचा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसको आप याद रखिएगा, जो आपके तीनों डिले होते हैं, हम इम्पीडेंस डिले में आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का
प्रोटेक्शन के लिए हम अपना इम्पीडेंस रिले इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और हम मोर रिले का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर ट्रिक बना के आपको याद रखना तो आप ऐसे याद कर सकते, अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो आपका पहला आपका हो गया रिएक्टेंस रिले, दूसरा आपका हो गया इम्पीडेंस रिले, और तीसरा आपका हो गया मोर रिले। ठीक है, तो मतलब इसको हम रिम बना के याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, सॉल्ट, उसके बाद मीडियम, मतलब बढ़ते क्रम में इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग, इसको आप बढ़ते क्रम में याद कर सकते हैं। अगर हम इसको रिम याद कर लें, सॉल्ट, मीडियम, लॉन्ग, मतलब बढ़ते क्रम में इसको आप याद कर लेंगे। सॉल्ट में आपका हो गया रिएक्टेंस वाला, मीडियम में आपका हो गया इम्पीडेंस वाला, और लॉन्ग में आपका हो गया मो वाला। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस रिले में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे इस बार आपसे ये पूछ लिया, आपसे अगली बार इन सबको पूछ सकता है, तो उसको आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। रिम आप इसको याद कर लीजिए, रिम ट्रिक बना लीजिए रिम, और बढ़ते क्रम में इसको याद कर लीजिए सॉल्ट, मीडियम और लॉन्ग। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 4 में टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। हम अगला मैं आप जल्दी पार्ट नंबर 5 आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया मुझको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर हम मुझसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। तो फ्रेंड आज वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।